सलाम जेके हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर खिदमत होने की कोशिश करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हम अपडेट करें, हालात वाक़ात से अपडेट करें, उन हालात वाक़ात से अपडेट करें जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तक बन चुके होते हैं। स्पेशली हमारी पिछले कई दिनों से नज़र है फ़लस्तीन और इज़राइल के मामलात को लेकर तीसरी जंग अज़ीम की और क्या पूरी दुनिया जा रही है, इस पर तरह तरह की चिमेगोइयाँ हैं, तरह तरह की बातें हैं। हम आपको अपडेट आज करेंगे इज़राइल के हवाले से भी, फ़लस्तीन के हवाले से भी, साथ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से भी आपको बाखबर करेंगे और मुल्क की सियासत पर भी हमारी नज़र रहेगी। और उम्मीद ये है कि आज आखिरी लम्हात में यानी आखिरी पड़ाव पर जब हम प्रोग्राम के आएंगे, आखिरी 15 मिनट जब हमारे प्रोग्राम के होंगे तो आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी 9:45 के फ़ौरन बाद, जहां पर हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप बात रखेंगे, अपने मसाइल और मामलात हुकूमत के सामने रखेंगे। आज इतवार का दिन है, आप चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। हस्बे वादा मेरे साथ आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तवारीख के पन्नों को पलट कर देखेंगे कि आज अहम तरीन वाक़यात क्या कुछ गुजर चुके हैं। तो 1709 में इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस मुखालिफ मुआहदे पर दस्तखत आज के दिन किए। 1794 में फ्रांसीसी फौज ने जनूब मशरकी हॉलैंड के डेनलो पर कब्जा किया और ये कब्जा जो हुआ था वजह इसकी सिर्फ यही थी 1709 में भी इंग्लैंड के साथ आने की, इस तरह के कब्जों से या इस तरह की चढ़ाई से बचा जाए जो फ्रांस की जानिब से की जा रही थी। 1851 में बंगाल में आज ही के दिन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया और 1859 में स्पेन ने अफ्रीकी मुल्क मराकश के खिलाफ ऐलान जंग आज के दिन ही किया, या जिसको मोरक्को आप कहते हैं। 1859 में इस जंग का आगाज हुआ। साल था 1920, तारीख थी 29 अक्टूबर का महीना था। मरकजी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया आज के दिन कायम हुई। तो आज यौम तासीस है। 103 बरस इस अहम तरीन इदारे को या मरकजी इदारे को, ये जो मरकजी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसको मुकम्मल हो गए और आज यौम तासीस जो 5 रोज तक चलेगा नई दिल्ली के अंदर इस यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है। 1942 में नाजियों ने बेलारूस के पिंक में आज ही के दिन 16,000 यहूदियों को कत्ल कर दिया 29 अक्टूबर को। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज से 24 बरस कबल साल 1999 में उड़ीसा के साहिली इलाकों में जबरदस्त तूफान आया और 1.5 लाख से ज्यादा लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। साहिली इलाकों से उन्हें पीछे हटाया गया और 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी शख्स को जाने से 1999 के बाद यहाँ रोक दिया गया। वो बात अलग है कि बाद में माहीगीरों ने दोबारा अपना काम शुरू किया, लेकिन इस तूफान के बाद इन इलाकों में आज तक अलर्ट रहता है। 2005 में दिल्ली में बम धमाके हुए, 60 से ज्यादा हलाकतें हुई। तहकीकात के दौरान पता चला कि सरहद पार से भी और मुल्क के अंदर मौजूद भी कुछ अनासर ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। 60 से ज्यादा हलाकतें 2005 के नई दिल्ली बम धमाकों में हुई थी। तो ये अहम तरीन वाक़यात थे आज के दिन में, यानी तारीख के आईने में आपके सामने या हिस्ट्री ऑफ द डे कह लीजिए। आज इतवार का दिन है, अहम तरीन मौज़ूआत हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा चूँकि खबर सुर्खियों में है वो है गजा जंग के हवाले से और कई ऐसे अपडेट्स हैं जो आज 23वें रोज़ सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। एक एक करके हम खबरों की तरफ चलेंगे और एक एक अपडेट आपके सामने रखेंगे मुख्तलिफ अरब ममालिक। लेकिन शुरुआत गजा जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। चलिए जनाब, गजा की सूरत हाल से आपको आगाही देते हैं। आज 23वां दिन है और 23वें दिन में दुनिया भर की नज़रें फ़लस्तीन और इज़राइल पर लगी हुई है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच लगातार जंग चल रही है। जवाबी और हमले और जवाबी हमले जो है वो किए जा रहे हैं। इस बीच बयानात का सिलसिला भी जारी हो गया है। गजा पर
بحری اور فضائی حملوں میں شدت آئی ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کا بڑا بیان اس سلسلے میں سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے ایک نئے محاذ میں داخل ہو گئی ہے، ایک نئے سٹیج میں آ چکی ہے اور اب یہ مشکل ہوگا کہ ہم کسی بھی طریقے سے واپس آئے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کا بڑا بیان سامنے آیا اور یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل افواج IDF جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے لگاتار ناکہ بندی کو مزید سخت غزہ سٹرپ کے اندر کر دیا گیا، غزہ پٹی کے اندر کر دیا گیا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران فضا سے لے کر زمین تک حملوں میں شدت آ چکی ہے۔ اور نیتن یاہو کا بڑا بیان اس میں سامنے آیا ہے کہ ہم ایک اور پڑاؤ پر چلے گئے، ایک نیکسٹ سٹیج پر آ چکے ہیں اور یہاں پر جیت ممکن ہے۔ نیتن یاہو کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی ایئر سٹرائک میں ابھی تک 7,703 لوگوں کے مارے جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہے، جن میں تقریباً 3,500 کے قریب بچے بھی شامل ہیں۔ مختلف علاقوں کے اندر زوردار دھماکے ہو رہے ہیں اور کل جمعے کو، پھر سیٹرڈے کو اور آج بھی اس طریقے کی صورتحال جو ہے وہ لگاتار جاری ہے۔ ادھر IDF کا بڑا بیان جو اس وقت فور فرنٹ پر حماس کے ساتھ لڑ رہی ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ گراؤنڈ فورسز نے یعنی زمینی افواج نے حماس کے مختلف ٹھکانوں کو شمالی اور جنوبی علاقوں کے اندر نقصان پہنچایا ہے اور فساد زدہ اور جنگ زدہ علاقے کے اندر صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک بن چکی ہے۔ IDF کا بیان سامنے آیا ہے، نیتن یاہو کا بیان سامنے آیا ہے۔ محاذ انتہائی گرم ہے۔ اس ویک اسرائیل اور فلسطین کے بیچ گھمسان لگاتار جاری ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کا بیان جہاں سامنے آیا ہے، وہیں پر فلسطینی صدر کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جنہوں نے عالمی اداروں سے اسرائیل پر دباؤ بنانے کی بات کی ہے اور کہا کہ عالمی ادارے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور جس طریقے سے نوجوان نسل کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اسے روکنے میں فلسطین کی مدد کی جائے۔ بیانات سامنے آئے ہیں۔ اس طریقے سے ابھی کی بڑی خبر وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے اپنے افواج کو آگے بڑھنے کا ایک بار پھر اشارہ اور حکم دے دیا ہے، جس کے بعد کل سے ہم نے دیکھا کہ شمال اور جنوب کے اندر افواج اسرائیل جو ہے IDF جو ہے وہ لگاتار آگے بڑھ رہی ہے اور فضا سے زمین کو لے کر زمین سے فضا تک نظر بھی رکھی جا رہی ہے اور مختلف سرنگوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ بھی IDF کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس بیچ حماس کے افواج اور ترجمان کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ایئر سٹرائکس کے اندر 7,000 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات اور خبریں ابھی تک سامنے آ رہی ہے۔ بڑی خبر اسرائیل حماس جنگ کے حوالے سے، اسرائیل فلسطین کے جنگ کے حوالے سے، جس میں اسرائیلی ڈیفنس فورس نے پیش قدمی کو مزید تیز کر دیا ہے اور غزہ کے علاقوں کے اندر ناکہ بندی کو سخت کر دیا ہے۔ ایک طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، وہیں دوسری طرف سے پوری دنیا کے اندر احتجاجی بیانوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ترکی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور رجب طیب اردغان نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اگر جنگ کو مسلط کر دیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اور کل ایک عوامی اجتماع سے جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے صاف کیا کہ مغرب پھر سے جس صہیونیت پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے اس سے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے دفاعی اقدامات کو مزید سخت کریں۔ یہیں پر وہ نہیں رکے بلکہ انہوں نے نیتن یاہو کا نام لے کر کہا کہ اس جنگ کے اندر جو اس وقت چھیڑی گئی ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں، اس میں نیتن یاہو ایک وار کرمنل کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ لگاتار ان کی کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین کے معاملے پر ترکی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور احتجاجاً اسرائیل نے اپنے تمام سفارت خانے کے اندر ملازمین کو واپس بلانے کا فیصلہ لے لیا ہے۔ اردن کا سخت بیان سامنے آیا ہے جس کے بعد اسرائیل کا ترکی سے سفارتی تعلقات عرصہ نو جائزہ لینے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ یہاں سے ڈپلومیٹ جو ہیں
यानी जो सफारतकार है उन्हें वापस लाया जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान कल एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे जो फिलिस्तीन के हक में इज्तिमा किया गया था। उससे खिताब के दौरान जहां अमेरिका को ज़बरदस्त खरी खोटी उनकी तरफ से सुनाई गई, वहीं पर यह भी साफ कर दिया गया कि अगर जंग को मुसल्लत कर दिया गया तो तुर्की खामोश नहीं बैठेगा, वो मुसलमानों के दिफा के लिए सामने आएगा। और वहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाते हुए साफ कर दिया कि इजरायली पॉलिसी एंटी मुस्लिम है और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा और चैलेंज इस वक्त बनी हुई है और वॉर क्रिमिनल के तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात रजब तैयब अर्दगान की तरफ से कही गई, जिसके रद्द-ए-अमल में इजराइल ने अरसर नौ अपने सफारती मामलात को देखने की बात कही है। और खबर यह है कि तुर्की से इजरायली सफारत खाने के मंदूबीन को वापस बुलाने का फैसला ले लिया गया है। जी आसिफ, तुर्की और इजराइल के दरमियान सफारती सतह पर आप देखेंगे तो एक बड़ा सेटबैक अब तक ये देखा जा रहा है और 23 दिनों के बाद बिलाखिर अगरचे फैसला हुआ है कि सफारतकारों को वापस बुलाया जाएगा, लेकिन साथ साथ ये जो इस्तांबुल तुर्की के अंदर तुर्किया की जानिब से चूंकि एहतजाजी रैलियों का एहतमाम किया जा रहा था तो वहां पर सीधे और खुली आवाज में एक बार फिर से रजब तैयब अर्दगान ने, जब से वो दूसरी मरतबा सदर बने तो उन्होंने ओपन अनाउंसमेंट कर दी है कि अगर किसी भी तरीके से मगरिब सुलह हिलाल की जंग चाहता है तो फिर वो ये मान ले कि अभी वो जिंदा हैं। इस तरीके से कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए जहां पर मुकम्मल तौर पर यह आज़ादी इजराइल को हासिल हो कि वो नस्ल कुशी पर जिस तरीके से उतरा है ये इजाज़त कोई भी ना दे। ये एक तरफ की बात अरब ममालिक की जानिब से जब इस चीज़ का नोटिस लिया जा रहा है तो तीसरी खबर की तरफ चलेंगे और बात अब ज़रा करेंगे सऊदी अरब के हवाले से भी, क्योंकि सऊदी अरब भी गजा जंग पर अब तक बयानात जारी करता रहा है, लेकिन सबसे अहम चीज़ यह है कि अमली तौर पर क्या इकदाम उठाए गए या नहीं। इन सब के बीच में जब गजा के अंदर चौथा हफ्ता इस जंग को मुकम्मल होने वाला है तो डिफेंस मिनिस्टर जो वज़ीर दिफा हैं सऊदी अरब के, वो वाशिंगटन के दौरे पर निकल पड़े हैं और उन्होंने अमेरिका का रुख किया है। दो चीज़ें इस दौरे से साफ हुई हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि इलाकाई जंग जो इस वक्त शुरू हुई है या 23-24 दिन इसको मुकम्मल होने जा रहे हैं, जहां पर अब तक लाखों लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं, हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, इसको फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। और अमेरिका को इस बात पर कहीं ना कहीं मनवाने की कोशिश जो वज़ीर दिफा हैं सऊदी अरब के उनकी जानिब से हुई है कि किसी भी तरीके से इजराइल ज़मीनी कार्रवाई आगे ना बढ़ाए, ना करे, ग्राउंड इन्वेजन ना करे, इससे मजीद खराबी होगी। एक तो इंसानी जानों का ज़िया बहुत ज़्यादा होगा और दूसरा जिन जिन इलाकों में 7 अक्टूबर के बाद कशीदगी है उन इलाकों में अगर कोई थोड़ा बहुत भी बचा है तो वो भी इस इलाके से निकलेगा। और एक बात, दूसरा इस चीज़ को लेकर खदशात जाहिर किए गए कि अगर ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया जाता है तो इजराइल की इस कार्रवाई में कई ममालिक दोबारा से सेल्फ डिफेंस के नाम पर कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे में ये जंग मजीद तवील खिंच सकती है। यानी 23 दिनों के दौरान ये जो कार्रवाई हुई है, अब इस जंग को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिशें सऊदी अरब की जानिब से भी हुई हैं। वज़ीर दिफा जो कि अब पहुंच चुके हैं खालिद बिन सलमान, जो कि इस वक्त व्हाइट हाउस से उम्मीद ये भी की जा रही है कि कल वो बाइडन इंतजामिया से मुलाकात भी कर सकते हैं और मुमकिन है कि अमेरिकी सदर से भी मुलाकात करें। अभी तक की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वाशिंगटन दौरे पर दो चीज़ें जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस है, एक तो ये जो कल भी हमने आपको बताया था, जो अरब ममालिक की तरफ से जोर दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो मुतासरीन हैं उन तक इमदाद पहुँचे, रसाई आसान हो, इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए, ग्राउंड इन्वेजन रोका जाए। दूसरा, जैसे तैसे करके जंगबंदी का ऐलान कराया जाए और कोई भी ज़मीनी कार्रवाई जिसमें अब तक तकरीबन 5% का हिस्सा वेस्टर्न बैंक का अभी तक बर्बाद हो चुका है, इससे आगे अगर कार्रवाई बढ़ती है तो हमास का चूंकि जवाबी कार्रवाइयों के मुतालिक भी दो बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और नतीजा खेज जंग की तरफ हम जा रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स ये सूरत हाल और बिगड़ सकती है, तो इससे पहले कि सिचुएशन और ख़राब हो, शहरी हलाकतें मजीद हों, लोग पूरी तरीके से निकलें, पूरा आप देख सकते हैं जो जंग का मैदान गजा इस वक्त जिसमें तब्दील हो चुका है वहाँ पर जंगबंदी हो, मुमकिन कोशिशें इस वक्त सऊदी अरब की जानिब से और अमेरिका को मनाने की कोशिश जिसने एक बड़े भाई की तरह अभी तक रोल इजराइल के साथ इसमें अदा किया। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, अपने नाज़रीन के लिए हम अपडेट करते रहें, जहाँ जो वज़ीर दिफा है खालिद बिन सलमान इस वक्त दौरे पर चले गए हैं, तो दूसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका का एक मेजर रोल बना है सऊदी अरब को इजराइल के नज़दीक लाने में, यानी दोनों की दोस्ताना ताल्लुकात को बहाल करने में। और फिर हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता दिनों जब सेक्रेटरी स्टेट यूएस बात करना चाहते थे, बात नहीं हो पाई, फिर फ़ोन पर बात हुई और बड़ा मामला खींचा था, जिसके बाद ये कहा गया था कि फ़िलहाल तमाम तर मामले जो है वो सर्द खाने में डाल दिए गए हैं। यहाँ पर अमेरिका की एक नई कोशिश ये रहेगी कि किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब को दोबारा मनवाया जाए ताकि वो इजराइल के नज़दीक हो, ताकि किसी न किसी तरीके से
अरब दुनिया के अंदर जो है एक मैसेज चला जाए कि जो कुछ किया गया हमास की तरफ से वो सही नहीं है। बहरहाल बातें अपनी अपनी जगह हो रही है, लेकिन बड़ी बात ये है कि वज़ीर दिफा सऊदी अरब वो भी रवाना हो गए हैं जी अमेरिका, और व्हाइट हाउस के अंदर उनकी 3 दिन की मुलाकातों का सिलसिला चलेगा। देखना होगा कि क्या यहाँ पर कोई बात बनती है और बर्फ पिघलती है फ़लस्तीन इजराइल के मामले को लेकर। बढ़ते हैं आगे, बात सऊदी अरब की हो रही है तो ज़रा सऊदी अरब के हवाले से एक और खबर आपको बताते चले, जहां हमने आपको बताया कि जंग को रोकने और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में सऊदी अरब लगा है, वहीं पर सऊदी अरब पर तनकीद भी ज़बरदस्त हो रही है और सऊदी फरमा रवा के खिलाफ भी एहतिजाजी मुजाहरे कई मकामात पर हो चुके हैं, क्योंकि मामला सऊदी अरब में बड़े प्रोग्राम का है, क्योंकि सऊदी अरब एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी में लग चुका है। शकीरा का डांस शो कंसर्ट जो है वो होने जा रहा है, और एक इतलाक के मुताबिक कल ये डांस ये जो है आज होने जा रहा है। शकीरा का कंसर्ट डांस जो है यानी जो रियाज के सेंटर के अंदर होने जा रहा है, इसको लेकर हरी झंडी दे दी गई है, और पिछले कई हफ्तों से लगातार जो कोशिशें चल रही थी उन्हें लगभग हरी झंडी दे दी गई है, और इस तरीके से शकीरा का कंसर्ट जो है वो आज सऊदी अरब के अंदर रियाद के अंदर होने जा रहा है। शकीरा पहली बार म्यूजिकल कंसर्ट किंगडम ऑफ सऊदी अरब के अंदर करने जा रही है, और इस सिलसिले में रियाद के अंदर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। चौथा एडिशन होगा जी रियाद सीजन का, जहां पर ये दिया गया कि इस बार बड़ी बात है, यानी बिग टाइम, बड़ा टाइम है जी इस बार का स्लोगन। और इस सिलसिले में जो वजारत है, वजारत एंटरटेनमेंट यानी जो इस पूरे मामले को देख रही है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसको सलमान के साथ यानी शहजादा सलमान के साथ मशावरत की, और एक तरफ से फ़लस्तीन का मामला जहां पर पूरी दुनिया इस वक्त परेशानियों के अंदर गिर चुकी है, तीसरे आलमी जंग की तैयारियों में कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ से सऊदी अरब के अंदर रक्स सुरूर की महफिलों को आगाज़ कर दिया गया, और बाज़ाब्ता तौर पर शकीरा का आज डांस जो है वो होने जा रहा है। इस तरीके की इत्तलात और ख़बरें जो है वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ ज़राइयों से और मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल से खबरें सामने आ रही है। न सिर्फ इतना बल्कि सऊदी इंतजामिया का ये मानना है कि इस कंसर्ट से बड़ा फायदा होगा, इस फेस्टिवल से, बल्कि उन्होंने इसका फेस्टिवल का नाम दिया और ये कहा कि इस फेस्टिवल से तकरीबन 2 लाख बराह रास्त नौकरियां मिलेंगी, यानी 2 लाख के करीब लोगों को नौकरियां फराहम होंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके साथ साथ तकरीबन 2000 लोकल और इंटरनेशनल कंपनियां यहां पर इस्टेब्लिश होंगी इस दौरान, और ये जो पूरा निज़ाम होगा अरब दुनिया के अंदर और सऊदी अरब के अंदर, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दुनिया की सोच तब्दील हो रही है, इसलिए सऊदी अरब को भी अपने अतवार और अफ़ाल के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ लानी होगी। अलशे ये जो सऊदी के जो इस वक्त की बड़ी अहम तरीन वजारत है, उनका मानना है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो होली मॉस्क के कस्टोडियंस हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी मंजूरी के बाद इस कंसर्ट को किया गया, और बाज़ाब्ता तौर पर तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद सऊदी अरब ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। याद रखिएगा, इससे पहले जब ये इस तरीके की खबरें आ रही थी और फ़लस्तीन और इजराइल का मामला भी सामने आया था, तो तब इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी शायद सऊदी अरब इस कंसर्ट को नहीं करेगा, लेकिन कंसर्ट को हरी झंडी दे दी गई है। आज से ये फेस्टिवल शुरू होगा और आज शकीरा रात को सऊदी अरब के अंदर डांस करेगी, और ये तब हो रहा है जब कुश्त खून का महफिल भी कहीं और गर्म है और उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बहरहाल ये तो मामला था सऊदी अरब का, जिसको लेकर मुस्लिम दुनिया के अंदर और मुस्लिम लीडरशिप के अंदर नाराजगी सऊदी सलमान के खिलाफ खास दिख रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं एक और अहम मामले की, और मामला है फ़लस्तीन और इजराइल के हवाले से, क्योंकि यरगमाल बनाए गए हैं लोग, और यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई को लेकर भी कोशिशें हो रही हैं, और कुछ मजीद मामला भी है। तफसीलात आपके सामने आसिफ रखेंगे और फिर आपको अस्पताल के हालात वाक़ात से भी रूबरू करवाएंगे। बिल्कुल, गज़ा में जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर हमास की जानिब से भी प्रोएक्टिव कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और ताज़ा तरीन बयान ये बताता है कि इस जंग को फैसला कुल मुआरका समझे, फतह हमारी होगी। एक हमास ये, दूसरा जिन लोगों की रिहाई का मुतालबा अभी तक इजराइल की जानिब से या जिन लोगों को होस्टेज बनाया गया था, यरगमाली थे 7 अक्टूबर को जो पकड़े गए थे, उन तमाम लोगों को
रिहा करने की बात तो हो ही रही थी, लेकिन हमास इसके जवाब में ये कह रहा है कि फौरी तौर पर उन तमाम 6 से 7 हज़ार जो फ़लस्तीनी शहरी मुख्तलिफ हिस्सों में कैद किए हैं, वेस्टर्न बैंक के अंदर है, उन एरियाज़ में है जहाँ पर सेटलर्स को बसाया गया है इजरायली फोर्सेस की जानिब से, उन इलाकों से जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई उनको भी छोड़ा जाए। और जब गजा के अंदर ये ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू करने की तैयारी हो रही है, उससे पहले हमास की जानिब से किसी भी तरीके से फ़लस्तीनी शहरियों को रिहा करने की मांग रख दी गई है, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, ये भी खबरदार कर दिया गया है। दूसरा, सीनियर जो मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो इजराइल की जानिब से हैं या गजा की जानिब से, जो लड़ाकू हैं जो अभी तक इस लड़ाई का हिस्सा हैं, उनका ये मानना है कि इजराइल के हमले जो भी हुए हैं या करने की वो तैयारी कर रहा है, पूरी कुव्वत के साथ ज़मीन पर इन कार्रवाइयों का जवाब दिया जाएगा। और इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड की जो तर्जुमान है अबू उबैदा, उनकी तरफ से मुख्तलिफ खबरसां इदारों के साथ बात करते हुए तस्दीक की जा रही है कि जितने भी शहरी थे उनमें से पहले तो एक बताया गया कि एक इजरायली एयर स्ट्राइक में 50 के करीब शहरियों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद की जो सूरत हाल है, बाकी शहरियों को अगर छुड़ाना है तो वो शर्त होगी, और शर्त यह है कि इसके बदले में इसके वज़ फौरी तौर पर 7,000 के करीब जो इजरायली फोर्सेज ने फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार किया है उनको रिहा किया जाए। एक बात। दूसरा, ये भी कहा गया है कि हमास की जानिब से जिन इलाकों के अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं, कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस अगर कहीं पर चल रहे हैं तो उन एरियाज़ के अंदर भी जानबूझकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ जो कार्रवाइयाँ हैं या इमदादी टीमें हैं, क्योंकि इजराइल पहले क्लियर कर चुका है हम किसी की गारंटी नहीं लेते। तो हमास ने आज फिर क्लियर किया उस बयान के बाद कि सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, लिहाजा इसके लिए भी जवाबी कार्रवाइयाँ होंगी। और इजराइल के तकरीबन 1 दर्जन के करीब टैंक्स जिनको अब तक नुकसान पहुंचाया गया है कई एक इलाकों में जो हमास का दावा है, और इतना ही नहीं, जिन जिन एरियाज में ये टैंक्स पेशकदमी कर रहे हैं, गजा के अंदर ग्राउंड इन्वेजन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर माइंस बिछाकर या शेल्स के जरिए, रॉकेट्स के जरिए उनको उड़ाया भी जा रहा है। तो 2 चीज़ें अबू उबैदा की तरफ से क्लियर की गई हैं कि फौरी तौर पर अगर फ़लस्तीनी शहरियों को छोड़ा जाता है तो उसके जवाब में इन यरगमालियों को यहाँ से छोड़ा जाएगा। एक बात। दूसरा क्लियर, वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल इस जंग को रोकना चाहता है तो ठीक, जारी रखे तब भी ठीक, हमारी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेगी और ये फैसला कुल मौर का होगा, जैसे भी होगा हमारी जीत होगी, इसका वो दावा कर रहे हैं। ये तो एक तरफ की बात है जब हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों के मुतालिक बयान आया है, लेकिन साथ साथ बात अस्पतालों की भी करेंगे। पिछले कुछ दिनों के दौरान ये देखा गया है, या तकरीबन 2 हफ्ते बीत चुके हैं, वैसे तो 4 हफ्ते इस जंग को ख़त्म होने लगे हैं, लेकिन अस्पतालों के मुतालिक हम आपको बता रहे हैं कि इजरायली फोर्सेज ने या जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, जहां पर अब ये भी देखा जा रहा है कि वाइट फास्फोरस बम तक इस्तेमाल किए गए हैं, अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। और इन सब के बीच में इजराइल की जानिब से एक और ताज़ा वीडियो जारी कर दिया गया है, और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हमास ने एक अस्पताल के अंदर, जो गजा का सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर अपना ठिकाना इस वक्त बना रखा है, लिहाजा इस वक्त मजबूरी है कि इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको 3 दिन पहले हमने बताया था कि अल शिफा अस्पताल गजा सिटी के अंदर जो सबसे बड़े अस्पतालों में से एक बताया जाता है, जिसमें तकरीबन कैपेसिटी बताई जाती है कि 7,000 के आसपास है या सबसे ज़्यादा मरीजों का इलाज हो सकता है। अल शिफा अस्पताल, जहां पर कहा जा रहा है कि कई ऐसे अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैं या फिर कई ऐसी टनल्स बनाई गई हैं जिनका रास्ता सीधा इस अस्पताल के साथ मिलता है। इजरायली आर्मी का ये दावा है जो वीडियो उन्होंने जारी किया है। दूसरा, IDF की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वो शिफा कॉम्प्लेक्स जो है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी एक तरह से तस्दीक भी इस वीडियो के जरिए उन्होंने कर दी और कहा कि कई, अभी तक कहा जा रहा है कि लोग यहाँ पर शेल्टर ले रहे हैं, लोग यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन IDF ये मान रही है, या उसका जो दावा है, अब सच्चाई कितनी है वो अलग बात है, लेकिन उसके मुताबिक चाहे वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, चैम्बर्स हैं, टनल्स हैं, जिनका डायरेक्टली हमास के जो लड़ाकू हैं उन लोगों का लेना देना है, और ये अस्पताल के साथ दाएं और बाएं मिलती हैं, इसलिए जिन शहरियों ने यहाँ पर पनाह ले रखी है उनके लिए वार्निंग्स जारी की गई, और इसके बाद अल शिफा इस कॉम्प्लेक्स को टारगेट करने के लिए भी प्लान तरतीब दिया जा रहा है। कुल मिलाकर जो हम एक तरफ से फ़लस्तीन की खबरें आपको बता रहे हैं, इजराइल की भी खबर आपको साथ साथ बता रहे हैं, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से ब्रीफिंग्स की जा रही है, पूरी दुनिया को एड्रेस किया जा रहा है, और फिर अब डिजिटल एविडेंसेस भी दी जा रही है कि किस तरीके से अस्पतालों का इस्तेमाल नाजायज़ तौर पर हमास की तरफ से किया जा रहा है, और कई बार इस पर कार्रवाइयाँ भी अब हो रही है। तो बहरहाल वीडियोस, काउंटर वीडियोस का सिलसिला जारी है। बात जरा दिल्ली की, भारत की भी करते हैं, इंडिया की भी करते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन और इजराइल के मामले को लेकर हंगामा भारत के अंदर भी देखने को मिल रहा है, और भारत की रियासत केरला के अंदर भी कल एक बार फिर हंगामा देखने को मिला, जहां फ़लस्तीन के हक में कल एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, और उस मुजाहिरे के दौरान हमास के लीडर की तरफ से तकरीर की गई, यानी ऑनलाइन डिजिटल डिवाइस के जरिए से तकरीर की गई, जिसको लेकर अब सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है।
है। हमास लीडर की केरला के अंदर प्रो फलस्तीन इवेंट जो हुआ है उसके अंदर जो तकरीर की गई है उस पर अब काफ़ी ज़्यादा सियासत हो रही है। हमास लीडर खालिद मशाल जो है उनकी तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से तकरीर की गई जिसमें कहा गया कि फ़लस्तीन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। केरला के अंदर ये एहतमाम किया गया था। जमात इस्लामिया हिंद की तरफ से जो यूथ विंग है जमात इस्लामिया की उनकी तरफ से एक ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट जिसमें हमास के लीडर की तकरीर हुई है। इसके फ़ौरन बाद सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है जी केरल के अंदर, और केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है जो वहां पर मौजूद थे। जुमे को याद रखिएगा कि एक सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के एहतमाम से जो यूथ विंग है जमात इस्लामिया हिंद की केरला के अंदर एक रैली का एहतमाम किया गया जो फ़लस्तीन के हक़ में थी, जिसके अंदर एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया गया जो हमास के लीडर खालिद मशाल का था, जिसमें उन्होंने तमाम तर बातें सामने रखी और ये साफ कर दिया कि किस तरीके से एंटी मुस्लिम फोर्सेस को निकाला जाएगा दुनिया भर से और क्या कुछ होगा। उन्होंने अपनी बात रखी जिसके फ़ौरन बाद अब बीजेपी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म नज़र आती हुई केरल के अंदर नज़र आ रही है, और उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स और पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बात केरल की आपके सामने रख रहे हैं। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा एक और आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे इस पूरे फसादज़दा इलाके की, और बात करते हैं कतर की, क्योंकि कतर का एक मेजर रोल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां हम सऊदी अरब की बात कर रहे थे लेकिन कतर ने एक इंपॉर्टेंट रोल पहले दिन से ही प्ले किया। एक राहदारी को खोलने के हवाले से अब उन लोगों की रिहाई के हवाले से भी कतर सरगर्म है जिन्हें यरगमाल बनाया गया है। लेकिन कतर का बड़ा बयान सामने आया है। माजिद अल अंसारी जो तर्जुमान भी है कतर के, उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि इजरायली ग्राउंड फोर्सेस की तरफ से जिस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा रही है उससे इस पूरे मामले में पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं, और कतर की नज़र से ये कार्रवाई जो की जा रही है इसमें रिहाई का उन्सुर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये नए तरीके से एक नया महाज उभरता हुआ सामने आ रहा है। कतर की तरफ से ये साफ किया गया है कि जिस तरीके से 20 और 22 अक्टूबर को कुछ ख़वातीन को कतर रिलीज़ कराने में कामयाब हुआ था, अब शायद वो कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो ग्राउंड कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है। और कतर के लिए ये मुश्किल बन रहा है कि वो हमास को इस बात के लिए मनाए कि वो उन यरगमाल शुदा अफराद को रिलीज़ करे जो इस वक्त उनके पास है। याद रखिएगा कि अल अंसारी के मुताबिक इजराइल और हमास की लड़ाई के अंदर अभी भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं, और इस वक्त कस्टडी के अंदर हमास की, और उनकी रिहाई को यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हालात को साजगार और माहौल को साजगार बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं इससे उन 230 होस्टेजियों की रिहाई का संगीन मामला उभर कर सामने आ रहा है, और इजराइल को इन तमाम मामलात से बाखबर पहले ही कर दिया गया है। इजराइल फ़लस्तीन मामले में कतर का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आईडीएफ की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 230 होस्टेजियों की रिहाई का मामला इससे सर्द खाने में जाएगा, क्योंकि हमास की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि जंगबंदी की जाए, राहदारी को खोल दिया जाए, और जो इजराइल के कैद खानों के अंदर फ़लस्तीनी बंद हैं उनकी रिहाई को भी यकीनी बनाया जाए, तब जाकर इन 230 अफराद की रिहाई होगी, जिनमें कुछ आर्मी जनरल्स भी बताए जा रहे हैं फ़लस्तीन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने अब तक फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जो इस वक्त जारी कशीदगी है या गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है उस पर मुकम्मल तौर तफसीलात आपके सामने हमने रखी हैं। अभी तक गज़ा जंग के हवाले से 30 से 35 मिनट हमने आपके सामने सारे आज के दिन 23 दिनों तक जो कुछ हुआ है या अभी हो रहा है, ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं इस पर आपको आगाह कर दिया है। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, जम्मू कश्मीर आपको लिए चलेंगे, दीगर कुछ मौज़ूआत हैं, अहम खबरें वो भी आपको बतानी हैं, और सबसे पहले आपको कठुआ लिए चलते हैं। और कठुआ के अंदर जो 2 दिन पहले हुआ उसने एक बार फिर से इलाके के अंदर कशीदगी पैदा करने की कोशिश कुछ लोगों ने की या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जहाँ एक मस्जिद पर हमला हुआ, रात देर गए, जहाँ शरारती अनासर ने
मस्जिद के अंदर तोड़ फोड़ की और इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी बाद में सामने आया। जामिया मस्जिद मक्की जो कि बिल्कुल गोल्डन गेट, जो लोग लखनपुर से गुजरते हैं या गुजर जिनका होता है वो जानते हैं कि इस इलाके के अंदर ये वो एरिया है जहां पर एक ही मस्जिद है और ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है जो एक शख्स पत्थर मारता हुआ देखा गया। इसके बाद एक और शहरी आता है इस मस्जिद पर, वो भी पथराव करता है। पुलिस ने जो तहकीकात अभी तक शुरू की हैं, जो हमारी जानकारी है कि पुलिस ने चूँकि नोटिस मामले का लिया है, सीसीटीवी फुटेज उसके सामने था, इसी बुनियाद पर कठुआ के अंदर जो जामा मक्की मस्जिद है इस पर होने वाले हमले की सख्ती से न सिर्फ तहकीकात कराने का मुतालबा जो सिविल सोसाइटी या मस्जिद कमेटी की तरफ से किया गया था, बल्कि पुलिस की जानिब से भी जो कार्रवाई शुरू की गई है उसमें भी अभी तक कहा जा रहा है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के मुतालिक जो है कोशिशें तेज़ हुई हैं। अब दो चीज़ें यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है। ये वो इलाका है जो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, यानी आप जब नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, जम्मू की तरफ जाते हैं या पंजाब की तरफ जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, वो लोग जानते हैं कि गोल्डन गेट जो कि लखनपुर जो बिल्कुल यूनियन टेरिटरी के अंदर दाखिले का एक रास्ता है, उसके साथ जुड़ी हुई ये मस्जिद है। और इस मस्जिद पर अगर शायद ये सीसीटीवी कैमरे ना होते तो इस वाक़े का भी शायद नोटिस ना लिया जाता। मस्जिद कमेटी की तरफ से भी पुलिस कंप्लेंट दी गई जब खिड़कियां या शीशे और जो गेट है ये जो पूरा मामला है जी, ये जुम्मे के रोज़ पेश आया था, जिसके बाद जो मकामी इमाम है उन्होंने लखनपुर पुलिस स्टेशन के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कंप्लेंट दाखिल की, FIR दर्ज की और उसकी तहकीक शुरू की गई और SSP कठुआ की सरबराही में एक SIT को बनाया गया, जिन्होंने फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, मुश्तबह अफराद की गिरफ्तारी हुई है, उनसे मजीद पूछताछ जो है वह जारी है। ताहम पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि किसी को भी अमन कानून की सूरत हाल में रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है यह इंतहाई अफसोसनाक है। IPC की कई धाराओं के तहत जो है, कई सेक्शंस के तहत जो है वो FIR दर्ज कर ली गई और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनाई गई थी SSP कठुआ शिवदीप सिंह जम्वाल की सरबराही में, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की है और कल फिलहाल 2 लोगों की इब्तिदाई तौर पर गिरफ्तारी हुई है। मज़ीद गिरफ्तारियाँ इस पूरे मामले पर मुतवक्का है और याद रखिएगा ये मामला कठुआ का है, लखनपुर इलाके का है, जहां पर ये मामला पेश आया था कि गाड़ियां रुकी हुई थी, उसमें से कुछ जवान नीचे आए और मस्जिद की तोड़फोड़ की, यानी शीशे तोड़ने की कोशिश की। CCTV कैमरा ने सारा रिकॉर्ड किया, जिसके फ़ौरन बाद पुलिस आज हरकत में आई है। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो फटाफट से जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पूरे मुल्क के अंदर सिस्टम एक मुतारफ कराया गया बड़े अस्पतालों के अंदर कि आप ऑनलाइन OPD सर्विसेज रजिस्टर कर सकते हैं, यानी आप घर बैठेंगे, ऑनलाइन जाएंगे और OPD यानी ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट जो हमारा रहता है OPDs के अंदर आप जाएंगे और लंबी लंबी क्यूज में नहीं रहना होगा। आपको नंबर दिया जाता है, टाइमिंग दी जाती है और आप उस टाइम पर जाके अस्पताल में डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। लेकिन अब ये पूरा निज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर भी चलेगा और इस सिलसिले में इतलात और ख़बर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने भी OPD टिकट बुकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन OPD टिकट्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। इधर सरकारी ज़राया के मुताबिक ऑनलाइन निज़ाम और डिजिटलाइज करने के सिलसिले में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की रजिस्ट्रेशन को भी लाजमी करार दे दिया गया था और अब तक तकरीबन 82% पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल जितने भी हैं उन्होंने खुद को, जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने खुद को रजिस्टर कर दिया है जी HPR पोर्टल के ऊपर। बड़ी इतला कि जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट कर दिया जी ऑनलाइन बुकिंग ऑफ OPD टिकट्स और अब तक डिजिटल मिशन के तहत 570 से ज़्यादा ऐसी फैसिलिटियां हैं जो डिजिटल नेटवर्क के दायरे में लाई गई हैं और अब ये माना जा रहा है कि अब इस स्कैम से, इस स्कैंडल से, ये जो सामने आया है जी, ये जो निज़ाम मुतारफ़ कराया गया है, ये जो सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है, इस सिस्टम से मज़ीद राहत उन लोगों को मिलेगी जो घंटों लाइन में रहते थे और अपनी बारी का इंतज़ार रजिस्ट्रेशन के लिए करते थे, फिर घंटों इंतज़ार डॉक्टर के पास कर रहते थे। अब वो दायरा कम करने की बातें सामने रखी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके तहत ये बड़ा काम किया गया। मजीद खबर की
ओवरऑल आप देखेंगे तो ऑनलाइन ये जो सिस्टम है मुतारिफ कराने का मकसद एक ये है। इससे पहले आपको याद होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सरकारी अस्पतालों के अंदर जदीद किस्म की सहूलियात का आगाज़ हुआ था अप्रैल के महीने में साल 2023 में ही। मकसद ये था कि लोग कतारों में खड़े ना रहें। ओपीडीज़ में अगर उनको आना है या किसी डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर का जो उनका इन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखी है उसके मतलब भी उनको वक्तन फ़वक्तन अपडेट मिलता चले और मोबाइल के थ्रू भी ये प्रोसेस वो मुकम्मल कर सकते थे। लेकिन ये जो सिस्टम है इससे बहुत हद तक न सिर्फ मरीज़ों को बल्कि उनके साथ साथ जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कह लीजिए, मौलजीन कह लीजिए, उनको बहुत राहत मिलने वाली है। और 82% के आसपास ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। इन तमाम लोगों को HPR पर अभी तक रजिस्टर कर दिया गया है। ये तो एक बात। दूसरी, इससे क्या फ़ायदा होगा डायरेक्टली जो लोग नहीं जानते तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अप्रैल में जो एक कोशिश हुई थी उसका ये एक दूसरा हिस्सा है। अब जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फिजिकली जिन लोगों को विजिट करना पड़ता है सरकारी अस्पतालों में या आना पड़ता है, अगर अपने केस के मुतालिक या जिस डॉक्टर के पास उनकी अपॉइंटमेंट है, जिसके पास उन्होंने चेक करवाना है, उसके मुतालिक कोई जानकारी लेनी है, टाइमिंग पता करनी है या फिर अपने केस का स्टेटस पता करना है, तो सारी जानकारी उनको इस मिशन के थ्रू या इस डिजिटल प्रोसेस के थ्रू यानी ABDM जो जम्मू कश्मीर के अंदर अप्रैल के महीने में मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों के बाहर कतारें ना लगे तब शुरू किया गया था, लेकिन मजीद यहां से प्रोसेस हो सके उसके लिए एक कोशिश हुई है, नंबर 1। दूसरा, तमाम जितने भी तिब्बी इदारे हैं उन पर आप जाएंगे, तिब्बी इदारों पर आप QR कोड जो है ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल से आप पेमेंट करते हैं वैसे ही आपको एक QR कोड जो अस्पतालों के बाहर लगा होगा, जो हर एक इदारे का एक QR कोड होगा, उसको आप स्कैन करेंगे और अपने मोबाइल से तमाम तरह की ये जो सहूलियात हैं इनसे फ़ायदा उठाएंगे। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भारत सरकार की जानिब से जब ये शुरू किया गया था तो मकसद सिर्फ ये था कि किसी भी हिस्से के अंदर, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार मेडिकल चेकअप करवाया तो अस्पतालों से उनका रिकॉर्ड गायब हो जाता है, या फिर कई लोगों के पास रिसिप्ट होती है, चाहे वो अद्वियात उनने लिए हैं, चेकअप करवाया होता है, जितनी भी डिटेल्स होती हैं, उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, वो कई लोगों से गायब हो जाती है। लेकिन जब आप एक बार स्कैन करेंगे, जिस अस्पताल में आप चेकअप के लिए जाएंगे, तो स्कैन की बिना पर, आपके नंबर के बिना पर डिजिटली सारा आपका रिकॉर्ड, जहां आपने जिस शोबे के अंदर, जिस डॉक्टर के पास, जिस अस्पताल में आपने चेकअप करवाना होगा, 1 साल के बाद भी वो रिकॉर्ड आपका वहीं पर अवेलेबल होगा उस QR कोड स्कैन बेस पर। यानी आपका जो रिकॉर्ड होगा, जो इलाज आप करवाएंगे, जो ट्रीटमेंट का आपका सारा रिकॉर्ड होगा, वो अस्पताल के पास भी रहेगा और आपके फ़ोन में भी रहने वाला है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, 9:15 बज चुके हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो एक और मिशन के मुतालिक बात करेंगे, कुछ सरकारी अस्पतालों की और रिपोर्ट्स आपके सामने रखनी है। आयुष्मान भारत मिशन की जब बात हो रही है तो कई बड़े अस्पतालों का फ्रॉड भी हुआ है, और ये जो फ्रॉड स्कीम है, जिन अस्पतालों के नाम सामने आए थे उनके मुतालिक इशफाक अब कार्रवाई भी उनके खिलाफ हुई है। चलिए जनाब, फिलहाल में आगे बढ़ते हैं जी। आपको ज़रा ये भी बताते हैं कि ये जो आयुष्मान भारत स्कीम का मामला है, इसमें भी कुछ खबरें सामने आ रही है और लगातार सरकार की तरफ से वजाहती बयानात भी कई बार सामने आए हैं। लेकिन अब की बार एक और खबर सामने आ रही है कि 19 अस्पतालों को देखा गया है कि यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम यानी जो हेल्थ स्कीम मुतारफ कराई गई थी उसमें कहीं ना कहीं कोताहियाँ की गई हैं, और अब उन 19 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यानी 19 अस्पतालों पर जो है वो इम्पोज की गई है, फाइन्स इम्पोज किए गए हैं 19 अस्पतालों पर, क्योंकि खबर यह है कि आयुष्मान भारत स्कीम का जो मामला है वो सही तरीके से इन अस्पतालों के अंदर नहीं चलाया गया। कमो बेश 330 केसेस ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन यानी जो फाइल बनानी गई थी उनमें टेम्परिंग की गई है, या किसी न किसी तरीके से जो मुस्तहिकीन थे उन तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा, किसी और तरीके से उसको निकालने की कोशिश की गई है, और इस तरीके से इतला जो है वो सामने आई है। और जब ये खबरें और बातें सामने आई तो स्टेट हेल्थ एजेंसी के पास रजिस्टर हुए तकरीबन 330 केस, जिनमें यह कहा गया कि टेम्परिंग हुई है डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो पेशेंट के दीगर ज़रूरी असनाद हैं उनमें भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुआ है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम जिसको मुतारफ़ कराया गया था इसलिए कि तमाम तर सहूलियतें जो है वो लोगों को मिले, और फिर ये भी हो कि जो डिजिटलाइज सारा रिकॉर्ड हो, 10 तरह की और चीज़ें इसमें लगाई गई थी, लेकिन उसमें कोताहियाँ देखी गई और 19 प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 6 अस्पताल जम्मू के अंदर, 13 अस्पताल कश्मीर सूबे के अंदर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक, और हमारे ज़राइव के मुताबिक ये भी साफ कर दिया गया है कि तकरीबन 450 केस ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परिंग की गई है
ऑन गोइंग हेल्थ स्कीम के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर सिंस 2020 से, और तकरीबन 330 अस्पताल इसमें इन्वॉल्व है, जहां पर इरेगुलरिटीज़ यानी गैर ज़रूरी तौर पर कुछ चीज़ों को मुतारफ़ कराना, कुछ ऐसी बातें कहना जो नहीं होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर अब आप देखेंगे कि स्टेट हेल्थ एजेंसी ने जहां पर भी शिकायत मिली है वहां पर उन्होंने कार्रवाई की है। कश्मीर सूबे और जम्मू सूबे के प्राइवेट अस्पतालों पर गहरी नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से आयुष्मान भारत स्कीम का गलत इस्तेमाल ना हो और किसी भी तरीके से इसका नाजायज़ इस्तेमाल ना किया जाए। बढ़ते हैं जी आगे, बात जम्मू की हो रही है, अस्पतालों की हो रही है, सेहत की हो रही है, तो एक और खबर जरा सेहत के हवाले से ही आपको बताते चले। जम्मू सूबे के लोग होशियार और खबरदार रहें, क्योंकि डेंगू का कहर हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रहा है और मजीद केसों के सामने आने की इतलात भी सामने आ रही है, जिसके बाद जम्मू सूबा जो है, जो सूबा जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है वो इस वक्त सरफरिज डेंगू के केसेस के अंदर सामने नजर आ रहा है। 90 मजीद केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं जम्मू के अंदर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान 90 नए केस डेंगू के जो है वो सामने आए हैं। 3000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं जी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है जहां पर 3000 के केसेस है, और दूसरे नंबर पर उधमपुर जिला जो है वो माना जा रहा है। 1501 केसेस अभी ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिन्हें एडमिट किया गया है अस्पतालों के अंदर। 1501 अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त अस्पतालों के अंदर जेर इलाज है, और डेंगू जो है वो हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रहा है। 90 केसेस नए आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इस वक्त एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, और जो सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके जो जिम्मेदार हैं और जो हमारे ज़राया हैं उनके मुताबिक 57 केस रिपोर्ट किए गए हैं जी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। 13 केस रिपोर्ट किए गए हैं जी उधमपुर से डेंगू के। उसके साथ साथ 10 के डेंगू के जो है वो कठुआ से, 4 सांबा से, 2 रियासी से, 1 केस डोडा, 1 पुंछ, 1 रजौरी और 1 रामबन से भी पाया गया है। और इस तरीके से पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर 81 जो है वो अडल्ट्स हैं, 9 बच्चे भी शामिल हैं। मैक्सिमम 3072 केस रिपोर्ट किए गए हैं जी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, जिसके बाद उधमपुर के अंदर 637 केसेस, कोटवा के अंदर 388 केसेस रजिस्टर किए गए, सांबा के अंदर 310 केसेस इस वक्त हैं, और 80 केस रजौरी के अंदर, 50 रियासी, 50 के करीब रामबन, 40 के करीब डोडा, 26 के करीब पुंछ, 7 किश्तवाड़, 23 कश्मीर, 37 दीगर इलाके जो है यूनियन टेरिटरी के वहाँ पर भी देखे जा रहे हैं। ऑफिशियल लगातार ये कह रहे हैं कि जनाब एहतियात बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सफाई के अंदर ही यानी सेहत सफाई का जहाँ पर सबसे ज़्यादा ख्याल होता है वहाँ पर ये डेंगू का मच्छर सबसे ज़्यादा होता है, और जहाँ पर पानी रुका हो, कूलर और इस तरीके की 10 तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर पानी रुका हो, ठहराव हो, वहाँ पर ये डेंगू के मच्छर जो है वो पनते हैं। और यही वजह है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन टोज है, मुख्तलिफ मकामात पर फ्यूमिगेशंस भी की जा रही है, लेकिन लगातार केसेस का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है और मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। डेंगू का कहर, तकरीबन 90 नए केस पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू के अंदर पाए गए हैं। इन 90 केसेस में जम्मू और उधमपुर जिला सरफहरिस्त है। पिछले 6 महीनों से सबसे ज्यादा केसेस इन्हीं 2 अजला में रिपोर्ट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा सरकार की कुछ पॉलिसियों की भी करते हैं, और बात उन लोगों की जो जिस्मानी तौर खास कहलाते हैं या फिजिकली डिसेबल कहलाते हैं, या फिर आप दिव्यांग और विकलांग इनको नाम देते हैं। ये वो लोग हैं, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़ी तादाद में ये विकलांग लोग या जिस्मानी तौर जो कमज़ोर हैं या बेसहारा, ऐसे जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं वो बेसहारा नज़र आ रहे हैं। वजूहात 2-3 हैं। एक तो हम कॉन्टीन्यूसली आपको बता रहे हैं कि 1000 जो पेंशन वक्त पर नहीं मिलती थी उसकी तो शिकायतें आ ही रही थी, लेकिन कुछ ऐसे हुकूमत की जानिब से भी पॉलिसीज़ तरतीब दी गई हैं जिन पर अभी तक अमल दरामद करने में सरकारी इदारे या मुतल्लिका हुकाम नाकाम साबित हुई। नतीजा ये कि तमाम दावे जो सरकार की जानिब से किए जाते हैं इन लोगों के लिए वो सराब साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की दोनों प्रोविंसेस में आप देखेंगे तो इन लोगों को भी बाख्तियार बनाने की कोशिशें हुई। इन लोगों के लिए भी रिजर्वेशन का ऐलान हुआ। 4% रिजर्वेशन पॉलिसी इन हुकूमती सतह पर जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए बनाया गया, ताकि ये लोग अपनों पर बोझ ना बने। ये लोग खुद अपने किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई किसी चीज़ को या किसी प्रोफेशन को जरिया मुआश बनाकर इस रिजर्वेशन का इस्तेमाल करके यूनियन टेरिटरी के अंदर
अपना काम चला सकें, ज़िंदगी का गुजारा कर सकें। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आज की जो शिकायतें हैं या मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली इतलात हैं कि इन लोगों को नज़रअंदाज ही किया जाता है। जो पॉलिसी बनी थी उस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सका। 4% रिजर्वेशन के तहत जिस्मानी तौर खुसूसी अफराद की सरकारी नौकरियां फराहम करने के सरकारी दावे सराब साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इक़दामात किए गए, कई कवानीन बनाए गए और कई स्कीमों को जो है वो तरतीब भी दिया गया, लेकिन इनका निफाज अमल में नहीं लाया गया है। कई अफराद जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन आज भी इस 4% रिजर्वेशन से बहुत ज़्यादा दूर है और लगातार सवाल सरकार के सामने ये है कि अगर बड़े पैमाने पर जिस्मानी तौर कमज़ोर अफराद के लिए स्कीमें मुतारफ़ कराई गई हैं, बनाई गई है, तो अब तक उनका इतलाक़ क्यों नहीं पूरी तरह से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 2 लाख से ज़्यादा माजूर अफराद हैं, जिनमें से 1,03,770 ख्वानदा है और इसी तरह से 1,50,000 ख़वातीन के साथ साथ 47,000 से ज़्यादा उनमें पढ़ी लिखी भी है। 27,000 माजूर बच्चे हैं और जम्मू कश्मीर में 8,207 माजूर मर्द ग्रेजुएशन और 3,584 ख़वातीन माजूर ग्रेजुएट्स भी हैं, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशंस की हैं। यानी पढ़ने के हवाले से हम ये अदाद शुमार आपके सामने रखें। मालूम हुआ है कि सरकारी जो सरकारी तौर पर सर्वे और सिलेबसेस और सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें इन तमाम लोगों को किसी न किसी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके बाद इन अफराद ने भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। 28 अगस्त सन 2020 को कुछ इम्तिहानात लिए गए थे। आज सन 2023 है, अभी तक भी उनकी रिजर्वेशंस के तहत जो उन्हें ड्यू कोटा मिलना चाहिए था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, वो अभी तक नहीं मिला है। और इसी तरीके से जब हम देखेंगे तो माजी में भी कानून बनाए गए थे और आज जो मौजूदा निज़ाम है इन्होंने भी कानून बनाए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस्मानी तौर कमज़ोर अफराद की 4% रिजर्वेशन पॉलिसी जिसे मुतारफ़ कराया गया था उसे नाफिजुल अमल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जबकि हज़ारों की तादाद में लोग ख्वानदा है, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं और फिर इलिटरेट्स भी है, लेकिन जब उन्हें रिजर्वेशन देकर उन्हें बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत थी तो क्यों इस हसास मामले पर आंखें बंद की जा रही है उन इदारों की तरफ से जिन्हें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स कहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस कहते हैं, या वो इदारे जो किसी न किसी तरीके से नौकरियां फराहम करते हैं। बड़ी इतला और बड़ी खबर आपके सामने। फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं जिनके लिए 4% रिजर्वेशन थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से वो नहीं नाफिजुल अमल है। पर अब तक हम महकमा सेहत के हवाले से कर रहे थे। इससे पहले हेल्थ के मुतालिक आपके सामने हमने बात रखी और 2 अलग अलग रिपोर्ट्स बताई आपको आयुष्मान भारत स्कीम के तहत, लेकिन कई एक बड़े अस्पतालों में परेशानियां भी हैं। और आज एक ऐसे ही बड़े इलाके की या उस ज़िले की बात करेंगे जिसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर बहुत बड़ी आबादी इन्हिसार करती है, लेकिन खबर वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल से कि परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। गांदरबल का जो ज़िला अस्पताल है, एक तो कंगन ट्रॉमा अस्पताल, वहाँ से भी शिकायतें आ रही थी और अब ज़िला अस्पताल में जहाँ पर जो अमराज चश्म के माहिर हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और रेडियोलॉजिस्ट थे, इनको श्रीनगर अटैच कर दिया गया है, जिससे अस्पतालों में जो डॉक्टरों की कमी पहले से थी वो मज़ीद यहाँ पर बढ़ गई है और परेशानियाँ अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीधा हम सलीम वानी के पास चलेंगे क्योंकि ये परेशानियां सिर्फ आज की नहीं हैं। पिछले 6 महीनों से कई तरह की शिकायतें मौसूल हुई हैं और बड़े अस्पताल के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कम होना ये खुद बताता है कि इंतज़ामिया इस वक्त जिन इदारों के अंदर नई भर्तियां तो दूर, पहले से ही जिन इलाकों के अंदर इस वक्त कमी है डॉक्टरों की, वहाँ पर भी उसको पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। इसी तरीके से कंगन का जो ट्रॉमा अस्पताल है, आप जानते हैं कि इमरजेंसी में इस ट्रॉमा अस्पताल का कितना बड़ा रोल है। एक्सीडेंट प्रोन एरिया ज़्यादा दूर नहीं है, पहली प्रायोरिटी हादसात के वक्त भी ट्रॉमा अस्पताल रहता है, लेकिन सेम की सेम परेशानियां यहाँ पर भी। और आज भी लोग गांदरबल से अगर श्रीनगर इलाज के लिए जाएं तो इन 2 बड़े इदारों का काम क्या है, इस पर डिटेल्स मजीद लेंगे। सलीम वानी हमारे साथ हैं। जी सलीम, बताइएगा।
बदकिस्मती का आलम है कि गांधरबल में अगर बात करेंगे तो 2 बड़े डिपार्टमेंट है जिनकी काफी देर से ग्रीवेंस चलती है कि लोगों की शिकायतें अक्सर बेशतर रहती है, चाहे वो जल शक्ति हो, चाहे वो मेडिकल हेल्थ है। यहाँ पे अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन हो, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो 2 अहम शोबे हैं, चाहे ऑफ्थल्मोलॉजी है या रेडियोलॉजी है, लेकिन कल यहाँ पे जो 4-5 दिन से पहले ये खबर गर्दिश करती थी कि 2 बड़े शोबे हैं गांधरबल में जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, रेडियोलॉजिस्ट या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। कल डॉक्टर को वहां पे रेडियोलॉजिस्ट को डिप्यूट किया गया है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, जो आंखों का डॉक्टर है, अभी तक नहीं तैनात किया है कि जब से 3 महीने पहले उसकी ट्रांसफर हुई है। लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि वहां पे जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी कम है। जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारे टाइम जो सीटी स्कैन अभी तक वहां पे नहीं हो रही है। कंगन ट्रामा हॉस्पिटल में सीटी स्कैन होती है 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, लेकिन कंगन ट्रामा हॉस्पिटल की बात करेंगे तो यहाँ पे हफ्ते में 2 बार अल्ट्रासाउंड होती है। आप देखिए कि कंगन में इतनी बड़ी शानदार बिल्डिंग बनाई है गवर्नमेंट ने, जो 4 साल पहले कंप्लीट हुई है, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल की 100 बेड का, जो 100 बेड वाला हॉस्पिटल है, अभी तक उसकी इनाग्रेशन नहीं हो रही है क्योंकि गफलत शारी में है हेल्थ डिपार्टमेंट है। कि कई बार गुलिस्तान न्यूज ने भी ये हाईलाइट किया था, लोगों ने भी शिकायतें की थी, ट्रॉमा हॉस्पिटल में जो भी कमी पेशी है उसको बराबर किया जाए, लेकिन ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि लोग भी शिकायतें कर रहे हैं क्योंकि श्रीनगर ले हाईवे में एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ट्रॉमा हॉस्पिटल या गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अगर देखा जाए कि बेशतर जो पीएचसीज है, चाहे छतरपुर हो, चाहे कुलन हो, चाहे लार हो, बेशतर शिकायतें रहती हैं कि स्टाफ की कमी है। अगर जो प्राइमरी नर्स स्टाफ है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या कंगन में बहुत सारी कमी है, लेकिन आज तक वो बराबर की नहीं जाती है। और जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है जो 4-5 साल पहले अभी तक हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है। जब हम बात करने की कोशिश करते हैं सीनियर अफसरों से, वही कहा जाता है कि ऊपर भेजा गया है। रिसेंटली 2 दिन पहले गांधरबल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां हम डॉक्टरों की कमी की बात करते हैं और आज जिस खबर पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि सरकार का मानना है कि दूर दराज इलाकों के अंदर तिब्बी अमला, डॉक्टर, नीम तिब्बी अमले की तैनाती को कर दिया गया है। आपका मानना है कि जनाब ज़िला गांधरबल जो है ये शहर श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास पास में, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल के अंदर जो बुनियादी डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए थी वो नहीं कर दी गई, और अस्पताल को क्या मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है, विदाउट डॉक्टर रख दिया गया है, या किसी को एडिशनल ड्यूटीज़ पे लगा दिया गया है? बिल्कुल गौर साहब, आपका सही कहना है। यहाँ पे थोड़ा मुझे 1 मिनट की बोलने की वो दे दे कि कहीं ना कहीं गैप देखी जाती है। जब पब्लिक दरबार होते हैं, 2 दिन पहले गांधरबल में एक पब्लिक दरबार हुआ था जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी फूड जुबैर साहब आए थे, तो उसने एडवाइस की थी अपने डिस्ट्रिक्ट अफसरों को कि वो कमिटमेंट करो जो कल आपको लोगों को बराबर लगे। लेकिन यहाँ पे पिछले 3 सालों से 2 सालों से गांधरबल में बेशतर जो कमिटमेंट्स हैं वो बराबर नहीं होती है। क्या चाहे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखो, अभी 4-5 महीने से ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, वहां पे आंखों का डॉक्टर नहीं है, और जब उसको यहाँ से ट्रांसफर किया गया है, अटैच किया गया है, और उसके बाद गांधरबल में कोई वापस नहीं आता है। चाहे कंगन की बात करें या कंगन वाले डॉक्टर को बोला जाता है कि आप 1 दिन गांधरबल में बैठो। ये ऐसा तो नहीं है कि हफ्ते में 1 बार कोई बीमार हो जाएगा। आप देखिए कि कंगन ट्रामा हॉस्पिटल में ये हालत है कि हफ्ते में 2 ही बार अल्ट्रासाउंड होती है। अब उस सीटी स्कैन भी पहुंची कंगन ट्रामा हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव होता है, लेकिन आप देखिए कि 4 साल से यहाँ पे हॉस्पिटल है जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, उसमें जो करोड़ रुपए की मशीनें लगी है उसमें जंग लगा है, बाथरूम्स टूटे हैं। बहुत शुक्रिया जी सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि जिला गांधरबल जहां पर जिला इंतजामिया सोनमर्ग को 24/7 खोलने की बातें कर रही है, वहां पर अस्पताल कंगन और गांधरबल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यहाँ पर यह माना जा रहा है कि बुनियादी ढांचा जो है अस्पताल, बिल्डिंग और अमला, ये जो दीगर चीज़ें वो तो है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को मॉनिटर और रेगुलराइज करने के लिए डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टरों की कमी की वजह से लोग गोनागो मुश्किलात से इस वक्त 2-4 है ज़िला गांधरबल के अंदर। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो हालात वाक़ात के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर के हालात वैसे हैं जिस तरीके की 81 डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब की तरफ से की गई है, इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सरहदों पर तनाव के बीच किसान परेशान क्यों हैं, और आगे बढ़ते हुए महकमा एजुकेशन का एक बड़ा बोल्ड कदम सामने आया है, वो कदम है क्या? रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।